वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमती है। और दोस्तों, जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है, और तब जाकर ये कामयाबी कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज फिर से बात, मुलाकात, एहसासात, जज्बात और मुलाकात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से ढाला कि माशरे को इंस्पायर कर सके, नौजवानों को उनका मुस्तकबिल बता सके, और न सिर्फ मुस्तकबिल बता सके बल्कि राहों में जो कांटे आए, मुश्किलात आए, उनका भी समाधान बता सके। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ आज हौसलों की उड़ान में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ लेकर आ रहे हैं गौतम जैन। बहुत बहुत आपका खैर मकदम, इस्तकबाल और वार्म वेलकम गौतम। थैंक यू सो मच राशिद फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच दूरदर्शन। दूरदर्शन का आपने नाम लिया, शुक्रिया अदा करते हुए तो बता दूं आपको कि आप एक ऐसे शो के पार्ट बन गए हैं, और ये शो बड़ा ही मशहूर है, न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि कई सारी और कंट्रीज़ के अंदर भी, और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में। और दूरदर्शन के प्रसार भारती के साये तले जी बहुत सारे चैनल्स हैं, और हौसलों की उड़ान ये पहला कीर्तिमान इसने बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है, पहला पॉडकास्ट है और आप उसके पार्ट हैं, तो मुबारकबाद इसके लिए। थैंक यू, माय प्लेजर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा कि गौतम ने जो अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुना नौजवानों को इंस्पायर करने के लिए, टेक्नोलॉजी को नौजवानों तक पहुंचाने के लिए, जो मुश्किलात आए उनका हल बताने के लिए और माशरे को इंस्पायर करने के लिए। आइए शुरू करते हैं हौसलों की उड़ान की आज की कहानी गौतम की ज़बानी और उनके ही ज़रिए। गौतम, शुरुआत कहाँ से होती है गौतम की, और क्या शुरुआती मुश्किलात, और जो आपका प्रोफेशन है लाइफ कोच, बिजनेस कोच, और उसके बाद फिर एआई पर आते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है आपकी? शुरुआत बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई, और 16 साल की उम्र में मौका मिला शुरू करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो वहाँ से ही बिजनेस की शुरुआत हुई मार्केटिंग के मुंबई से। जैन फैमिली से हूँ तो ब्लड में बिजनेस है, तो उसी दिशा में इंस्पिरेशन मिली मुझे हमेशा अपने फैमिली से। तो शुरुआत मेरी मुंबई से हुई, मार्केटिंग के बिजनेस से हुई, और 16 साल की उम्र में ही मैंने शुरू किया था। तो ये फैमिली के जरिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर गौतम ने तय कर रखा था कि मैं इस तरफ जाऊंगा? क्योंकि मैं एक आपको वाकया बता दूं अपना, कि जब छोटे थे, तकरीबन 20 साल 18-20 साल पहले, शिव खेड़ा का एक सेमिनार हमने देखा था आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के अंदर, और ये सोच नहीं पाए कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है। लेकिन जब आप जैसे कोचेस को देखते हैं, सोनू शर्मा को देखते हैं, और कई सारे नामी लोग हैं इस फील्ड के अंदर, तो अब समझ में आता है कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है। तो उस पर भी थोड़ा रोशनी डालें कि बीइंग अ प्रोफेशन, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, ये किस तरीके का रास्ता है और कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको ये सब कुछ करते हुए? ये रास्ता मैं वैसे ही थोड़ा सा स्पीकर में मुझे थोड़ा सा रुचि थी कि मुझे स्पीच देनी है, क्योंकि मैंने ये नोट किया था कि जो भी लोग कामयाब है, जिनके हाथ में माइक है वो कामयाब है। और माइक हाथ में पहले नहीं आता है कभी भी, पहले आता है पेन। पेन से शुरुआत होती है, फिर मार्कर पेन से शुरुआत होती है, एंड उसके बाद माइक हाथ में आता है। तो मैं जानता था कि पेन से माइक का सफर दिखने में आसान दिखता है, पर वो उतना आसान होता नहीं है। Absolutely. क्योंकि जब आपने कुछ किया नहीं होता है लाइफ में, तो आपको सुनेगा कौन? तो आप माइक पे कुछ भी बोल दे, ट्रू, बट उसकी वैल्यू नहीं है। पर एक लाइन आपकी बहुत वैल्यूबल हो जाती है जब आप एक उस रेंज में आते हैं सक्सेस के, तो लोग सुनना शुरू करते हैं। भले आप क्या बोल रहे हो, भले बहुत हल्की बात बोल रहे हो, बट उसमें भी वजन आ जाता है। तो वो वजन कमाने के लिए जी शुरू किया था,
फैमिली से नहीं था। फैमिली से मुझे फैमिली बिजनेस का मुझे मौका नहीं मिला। मेरे पेरेंट्स ने 18 टाइम्स रेंट के मकान बदले हैं मुंबई में, और मेरे पापा का एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था, उनको सर में चोट आई और आईसीयू में भर्ती थे। तो उस टाइम पे जब पहली बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देखा हमने 16 साल की उम्र में, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम है मेरे लाइफ की, जो मुझे मिली है अभी, कि उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। मैंने उसको उस तरह से देखा, क्योंकि उस टाइम पे किसी भी जो हेल्प करनी चाहिए हमारे आसपास के लोगों से, वो हेल्प नहीं मिली। तो मैच्योरिटी आ गई जनरली नहीं मिलती है। हाँ, अक्ल आ गई थोड़ी सी, तो बिजनेस शुरू किया। वहीं से फिर लीडरशिप, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, और करीब करीब आज 3 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करने का मौका मिला 20 साल के मेरे करियर में। एब्सोल्युटली। मैं इसमें आपकी फैमिली पर भी आऊँगा। पेरेंट्स हैं आपके, माता पिता हैं, उनका भी जिक्र होगा, और आगे आपकी पर्सनल लाइफ क्या है उस पर भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि हौसलों की उड़ान में हम अचीवर्स को बुलाते हैं, और जो अचीव करता है, और ये जाहिर है कि उसके पीछे फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल होता है, तो उनके नाम भी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम आएंगे, लेकिन जो आपने बात कही लाइफ कोच की, कि आपको एक स्पीकिंग का शौक था, और जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो तब मैंने देखा और मुझे लगा कि ये सवाल मुझे इनसे ज़रूर पूछना है जी, कि अनायास ही आप इस फील्ड के अंदर आ गए, और जो आपने कहा कि एक लाइफ कोच को बहुत कुछ उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो जाहिर कर सकता है, या बता सकता है, या इंस्पायर कर सकता है। तो थोड़ा सा और आप मुझे इस पर रोशनी डालें कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अगर कोई लाइफ कोच बनना चाहे या इस फील्ड में आना चाहे, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो उसको किस तरीके की प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और क्या कुछ उसके अंदर होना चाहिए बीइंग अ पर्सन टू बिकम लाइफ कोच, हैप्पीनेस कोच और बिजनेस कोच? इसको मैं 4 लाइफ में देखता हूँ। लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होना चाहिए, या हमें पैसे कमाने हैं, और हम उसी दिशा में हर चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अपने अपने पैशन को भी प्रॉफिट में, या पैशन को मोनिटाइज करने के चक्कर में हम लगे रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, सक्सेस तो बाहर है ही नहीं। ट्रू। 4 टाइप की लाइफ, जिसमें फर्स्ट लाइफ होती है प्रोफेशनल लाइफ, सेकंड लाइफ होती है सोशल लाइफ, देन पर्सनल लाइफ, देन स्पिरिचुअल लाइफ। हमें 4 लाइफ में कामयाब होना होता है, पर आज दिक्कत यह है कि हमारे जो यूथ है वो मोस्टली पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं, थर्ड लाइफ से शुरू करने की कोशिश करते हैं, जबकि शुरू करना है प्रोफेशनल लाइफ से, पर वो दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एक लड़के के लिए उसकी मम्मी उसका पहला प्यार है, और एक लड़की के लिए उसके पापा उसका पहला प्यार है। पर आज होता क्या है कि जीएफ बीएफ बनाने के चक्कर में हम अपने पहले प्यार के लिए हमने क्या किया हम देखते नहीं है, और हम अपने दूसरे प्यार पे वादे करते जाते हैं। तो अगर सच में आप 25 की एज के पहले कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको इस चीज को समझना होगा कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए सबसे पहले क्या किया। तो मेरे अंदर ये हमेशा से फीलिंग थी, मुझे बहुत बुरा लगता था जब मेरे मॉम को 5-5 रुपए या 10-10 रुपए के लिए वो बेस्ट के बस में जाती थी, और वो पैसे बचाती थी, या वो पैदल चलती थी। तो वही तो मेरी मोटिवेशन थी कि मुझे उसी के लिए करना था, एंड वहां से मुझे एनर्जी मिली। बहुत खूब। मैंने इसलिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में पहले सक्सेस हासिल करी, सोशल लाइफ में थोड़ी सी मिली मुझे। ऑब्वियसली ये तो एक जर्नी है, सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता अभी भी अपने आप को कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, बट यस, लोग मानते हैं, वो ठीक है उनके जगह पे। पर जब आप चारों लाइफ में कामयाब होते हैं, तभी आपको एक सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट का एहसास आता है। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब है, पर आप अपने पर्सनल लाइफ में नहीं है, तो कहाँ फुलफिलमेंट आएगा, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। पर आप अगर पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, तब भी दिक्कत है। और अगर सब में है पर स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं है, अंदर ही शांति नहीं है, तो फिर लाइफ कोच तो बहुत दूर की बात है। लाइफ कोचिंग तब होगी जब आपके अंदर खुद का आत्मचिंतन आप करेंगे, और आप अपने अंदर वो यूनिकनेस ढूंढ पाएंगे जो सिर्फ आप में है, जो किसी और में नहीं है। True. जैसे मैं जैन फैमिली से हूँ, और हमारे जो ग्रंथ है पहले के, उसमें एक स्टोरी है जिसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि समुद्र मंथन किया जाता है, देवता दानों में झगड़े होते हैं, और सबसे पहली चीज निकलती है जो विष निकलता है, जो शंकर भगवान जी अपने गले में लेते हैं और पूरी दुनिया को बचा लेते हैं। और उसके बाद अमृत निकलता है, महाशक्ति निकलती है। तो उसको पाने के लिए देवता दानों में झगड़े होते हैं, देवता जीत जाते हैं। अब सारे देवता उस महाशक्ति का पान करते हैं और अमर हो जाते हैं। ऐसी स्टोरी है। पर उसमें से सीखना क्या है? अब कुछ देवता इस बात से परेशान होते हैं कि कहीं गलती से यह महाशक्ति किसी इंसान के हाथ लग गई तो इंसान देवता से भी परे हो जाएगा।
तो कुछ देवताओं का कहना होता है एक काम करते हैं, इस महाशक्ति को हिमालय पर्वत के नीचे छुपा देता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, वहां से भी इंसान ढूंढ के निकाल सकता है। एक काम करते हैं, इस महाशक्ति को कहीं और नहीं, वहीं पे डाल देते हैं जहां से वो आई है, समुद्र के अंदर ही डाल देते हैं। तो शंकर भगवान जी का कहना होता है सभी देवताओं को कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार दूध में से दही बनने के बाद कभी दही में से दूध थोड़ी बनता है तो शंकर भगवान जी आखिरी में एक बात कहते हैं सभी को कि एक ही काम किया जा सकता है कि इस महाशक्ति को कहीं और नहीं, इंसान के अंदर ही छुपा दिया जाए, क्योंकि अकेला इंसान ही है जो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बेवकूफ प्राणी है, जो अपनी काबिलियत को, अपनी सक्सेस को ढूंढने के लिए पूरी की पूरी दुनिया इधर से उधर झांक के देख लेगा, पर वो कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखेगा कि वही महाशक्ति उसके अंदर छुपी हुई है। और यही चीज जब आपको सेंस हो जाती है जी, तो लाइफ में आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। ये बता दिया कि जो इंसान है वो कहते हैं ना कि सर्वशक्तिमान तो खैर ऊपर है, लेकिन अशरफुल मखलूकात का एक जिक्र है होली कुरान में, यानी कि जो इंसान है ये सबसे श्रेष्ठ रचना है सृष्टिकर्ता की, और उसको अरेबिक और उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं अशरफुल मखलूकात। अच्छा, यानी कि इस पूरी सृष्टि में जितनी भी चरिंदे हैं, परिंदे हैं, मखलूक हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो इंसान है। और वही बात आपने अपनी कहानी के जरिए कही, और खुद इंसान अपने अंदर झांके, अपने अंदर देखे, और उसको वहीं से रास्ता मिलता है। आपको भी रास्ता मिला, और जो जज्बाती बात आपने कही अपनी माँ के बारे में, पिताजी के बारे में, तो फिर उसके बाद फिर आपकी जर्नी है। तो इस पर एक लाइन है कि "ए चलने वाले चलता चल, क्यों राहों में तू घबराता है, ऐ चलने वाले चलता चल, क्यों राहों में तू घबराता है, जो दर्द का लुत्फ उठाता है वही तो आखिर मंजिल को पाता है"। क्या बात है। तो मंजिल एक नहीं होती, बढ़ती रहती हैं। आज हौसलों की उड़ान पर आप आए हैं, ये भी एक पड़ाव है, मंजिल है। मशहूर होंगे आप और अपनी बात कह सकेंगे इससे। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी रिसर्च करते हुए मैंने देखा वो ये था कि एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उससे पहले आपकी कहानी सुनते हुए मैं थोड़ा सा आपको हिंट और दूंगा कि एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस जी, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोशनी डालें जरा। इमोशनल इंटेलिजेंस एक एथिकल एआई का ही पार्ट होता है। आज की डेट में है ना, वी आर ऑलरेडी बिल्डिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट एथिकल एआई कम्युनिटी। उसकी बहुत ज्यादा नीड है आज, बिकॉज एआई आने के बाद ऑब्वियसली लोग पैसे कमा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिनको एआई स्किल है जिनके पास, पर वो ये नहीं देख रहे कि मैं सही कर रहा हूं कि मैं गलत कर रहा हूं। बस मुझे मेरे पैसे कमाने, मुझे मेरा मकसद पूरा करना है, मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं, फिर चाहे तैसे जैसे तैसे। दैट्स रॉन्ग। एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इंडियन हैं, हमारे जो जनरेशन है, हमारी फ्यूचर जनरेशन, जैसे मेरी 3 साल की बेटी है जी, तो मुझे उसके बारे में सोच के थोड़ा सा टेंशन होता है कि आज अगर हम लोग थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने काम की, और हम जो भी इनोवेशन कर रहे हैं, जो भी क्रिएशन कर रहे हैं, उसमें अगर हमारे इथिक्स नहीं जोड़े जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इथिकल एआई यही कहता है कि आप अपने वैल्यूज, कल्चर और अपने स्पिरिचुअल जो आपका एक रूट है, इंटेंट, हाँ इंटेंट कह लीजिए आप, नियत बहुत बड़ी बात है ये, कि आपकी अगर नियत सही है तो आप गलत करना नहीं चाहेंगे। पर आज अगर बड़े बड़े फाउंडर्स की बात करें, जैसे मेरी 4 कंपनियां हैं, तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि हमारे हाथ से आज एआई बाहर निकल चुका है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगले साल तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बाईपास कर जाएगा। ट्रू, द न्यू थिंग विल बी एसआई, दैट इज सुपर इंटेलिजेंस। तो ये बड़े बड़े फाउंडर्स भी इस चीज को जानते हैं, बट ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि वो फास्ट चलने के रेस में कि सबसे पहले मैं सुपर इंटेलिजेंस लॉन्च करूंगा दुनिया में। तो लोगों के एम्बिशन बहुत बड़े हो चुके हैं आज। अगर आज एलोन मस्क की बात करें, जेफ की बात करें, या फिर आप सैम की बात करें, जो बड़े फाउंडर्स हैं जिनकी वजह से एआई का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उनके पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, सब कुछ है। अब वो क्या करेंगे? पर एम्बिशन तो होता है, बंदा काम कर रहा है तो, इसलिए इनके एम्बिशंस जो है वो अर्थ को छोड़ के मार्स पे जाना या बड़ा करना, उससे बड़ा करना, और एसआई को पहले इंस्टॉल करना। तो इस चक्कर में वो लोग ये नहीं देख रहे कि वो इथिकल जा रहा है कि नॉन इथिकल जा रहा है। आज की डेट में वॉर में भी वो यूज हो रहा है। एब्सोल्युटली राइट। तो आज हम देख ही रहे हैं हमारे दुनिया के हालात क्या चल रहे हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज है,
पर इसको एंटरटेन किया जा सकता है अगर हम इथिकल एआई को सपोर्ट करें। मैं बहुत स्वागत करूंगा इंडियन गवर्नमेंट का, जिन्होंने रूल्स को एंटर करने की कोशिश करी, रूल को लेके आए अभी फरवरी में ही। बट काफी लेट आ रहा है इंडिया के अंदर, ऐसा सुनने में आया कि काफी लेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस। और कंट्रीज में बहुत पहले आ चुके हैं और बिल्कुल इंडिया में बहुत लेट आ रहे हैं। ये एक दिक्कत है, लेट आ रहे हैं। ईयू में 19 एक्ट 2024 लॉन्च हो चुका है एआई का। चाइना और यूएसए गवर्नमेंट ने भी अपने एक्ट ला लिए हैं, अपने सेफ्टी फ्रेमवर्क ला दिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा लेट लाया, बट लाया है, कोई बात नहीं, पर इसको बहुत फास्ट करना चाहिए, तब भी जाके वो इथिकल एआई को सपोर्ट करेगा। क्योंकि आज कोई भी कैसी भी कंपनियां खोल सकता है एआई स्टार्टअप में, उसके कोई रूल्स रेगुलेशन या कोई लाइसेंसिंग नहीं है। आई नो कि बहुत जल्दबाजी होगी अभी इस चीज को करना, बट अभी नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि एआई बहुत फास्ट एडवांस हो रहा है, फिर आपको पकड़ने में बहुत बड़ी मुश्किल। ऑलरेडी हम लेट है, ऑलरेडी लेट हैं। अच्छा, एक नाजरीन के लिए, जो व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ये भी बताइए कि अगर कंपेयर किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को और मानव कल्याण के लिए अगर उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जाए, तो हमने 100 साल पीछे जाएं, 150 साल पीछे जाएं, तो एटॉमिक एनर्जीज का भी इस तरीके से उदय हुआ था जी। और हमने देखा कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं और उससे इंसानियत को फायदा पहुंचता है। करेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि वही मास डिस्ट्रक्शन के हथियार भी बन सकते हैं उसी तरह से। तो एआई का एक बेहतर यूज टॉप लेवल पर क्या हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव लेवल पर क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके आप रोशनी डालें। एआई का बेहतर यूज हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा हो सकता है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आज अर्थक्वेक या फिर कोई भी तूफान आ रहा है, कुछ भी, तो उसका प्रेडिक्शन एआई से बहुत जल्दी मिल सकता है, हमें पहले पता चल सकता है, इससे हजारों लाखों लोगों की जान बच सकती है। हेल्थ सेक्टर में ऑलरेडी वो बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है, अपडेट हो रहा है। चाइना में तो आप जानते हो कि एक एआई हॉस्पिटल भी ओपन हो गया है, जहां पे कोई डॉक्टर नहीं है, 14 एआई डॉक्टर्स है, और जो सक्सेस रेट है सर्जरी का और ऑपरेशन का और सॉल्यूशंस का, जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम्स है, वो 99.99% पे पहुंच चुका है। और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हुए ये भी है कि एआई किसी ह्यूमन की जो डीएनए होता है उसको रीड आउट करता है और उसके ही क्लोन के साथ उसकी मेडिसिन को भी तैयार किया जाता है। यहाँ तक बात पहुंच गई है, यहाँ तक बात पहुंच गई है, और ये बहुत ज़्यादा एडवांस जल्दी हो जाएगा, और हमें जो ऐसे हमारी बीमारियां हैं जिसके इलाज आज अवेलेबल नहीं है, उसके भी सॉल्यूशंस हमें वहाँ से मिलेंगे। जैसे आज अगर एक डॉक्टर है, उस पर हम क्यों बिलीव करते हैं? उसके एक्सपीरियंस की वजह से, उसके नॉलेज की वजह से। और अगर हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो एमडी है, तो हम उसकी जो लिखी हुई मेडिसिन है उसको ट्रस्ट करते हैं और हम उसको ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन, उस एक डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी उतनी है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस और हर एक्सपीरियंस। बट एआई हॉस्पिटल और एआई डॉक्टर के पास ऐसे करोड़ों डॉक्टर का डेटाबेस है, जो 100-200 साल पुराना जो पूरा एक्सपीरियंस है, और वो भी करोड़ों डॉक्टर का। जस्ट इमेजिन द कैपेबिलिटी ऑफ दैट एआई डॉक्टर। तो ये बात रही पॉजिटिविटी की, किस तरह से मास को फायदा पहुंचे, इंसानियत को फायदा पहुंचे। नुकसानात की तरफ अगर रुख करें, हम नजर करें, तो किस किस तरीके के नुकसानात हो सकते हैं, छोटे से लेकर एक्सट्रीमिस्ट? सबसे पहले तो अगर हम बॉलीवुड की बात करें या जो फेमस पर्सनालिटीज की बात करें, आज एआई को अगर नेगेटिव साइड देखे, अगर इथिकल एआई को सपोर्ट नहीं करते हैं और इथिकल एआई नहीं, हम इग्नोर करते हैं उस चीज को कि ठीक है, तो एक व्यक्ति के पूरे लाइफ की इमेज 1 सेकंड में खत्म हो सकती है एआई के द्वारा। परफेक्टली फाइन। जो कि अगर वो बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर सकती है उससे। कुछ हो भी रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके। तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव साइड आप कह लो, क्योंकि सबके इंटेंट को आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली इनपुट तो हम ही दे रहे हैं ना एआई को। दूसरा कि अगर आने वाले समय में एआई एसआई में कन्वर्ट होता है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बाईपास करके सुपर इंटेलिजेंस बनता है, जो कि बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम में एलोन मस्क ने कहा कि इसी साल हो जाएगा वो, मैं तो कह रहा हूं कि अगला साल होगा, फिर भी अगला साल होगा, ठीक है। बट दिक्कत यह है कि अगर उसके कंट्रोल में हमारे एटॉमिक पावर आ जाते हैं, जस्ट इमेजिन, ऑलरेडी एआई के सोशल नेटवर्क बन चुके हैं,
एआई रॉबोट्स आपस में, एआई एजेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और अपने बॉस के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, और उनकी एक डिफरेंट लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन नहीं समझ पा रहा। यू नो दैट, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वैसे ही एआई एजेंट का एक नेटवर्किंग साइट जिस पे एआई एजेंट आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद की एक लैंग्वेज बना ली है, और कुछ लोग उसमें जो एआई एजेंट्स है वो उनके बॉस के खिलाफ बात कर रहे हैं जिन्होंने उसको डेवलप किया है। अच्छा, करंट अफेयर्स के साथ अगर जोड़ने की कोशिश की जाए आपकी इस बात को, तो रिसेंटली हमने देखा कि जो मिडिल ईस्ट का जो टेंशन थी जी, और टॉप लीडरशिप को जिस तरीके से जमींदोज किया गया ईरान की, उसमें भी कहा गया कि जो पहला अटैक था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही किया गया था। पहला अटैक का तो मुझे नहीं आइडिया, पर मैं ये जानता हूँ कि पूरा का पूरा जो वॉर चल रहा है उसमें एआई का यूज करके बहुत माइक्रो टारगेटिंग करी गई है। और क्योंकि ऐसा नहीं है एआई गलत नहीं हो सकता, एआई गलत हो सकता है, एआई बायस्ड आंसर देता है अगर आपको उसको सही तरीके से चलाना नहीं आता। आज की डेट में हम लोग, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये भी है कि आज जिनको नॉलेज नहीं है, आप जानते हो कि आज सोशल मीडिया और उसकी वजह से लोनलीनेस और एंजाइटी और डिप्रेशन ये भी बहुत बढ़ गया है। ट्रू, 50% पीपल इसको फील करते हैं आज की डेट में। और जब बात करने के लिए कोई होता नहीं है हमारे पास, तो लोग एआई को अपना दोस्त बना रहे हैं, चैट जीपीटी को अपना दोस्त बना रहे हैं और अपनी सारी पर्सनल बातें उसको शेयर कर रहे हैं और वो उससे ट्रेन हो रहा है। हम कहेंगे कि सर आज एआई तो आर्टिफिशियल है ना, वो तो सिर्फ डेटा प्रोसेस कर सकता है ना, तो आप कैसे कह रहे हो कि उसके अंदर इमोशन या फीलिंग या वो सब चीजें भी कैसे आ जाएगी? वो हम ही दे रहे हैं उसको। करोड़ों लोग एक साथ उससे बात कर रहे हैं और उसी से वो ट्रेन हो रहा है और वो हमारे बिहेवियर को समझ रहा है, हमारे फीलिंग को समझ रहा है, हमारे पूरे पास्ट लाइफ, हमारी पूरी कुंडली उसके पास है आज की डेट में। और आप ही की बात को मैं और तस्दीक कर दूं इस पर, हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं भारत के प्रीवियस ओपनर बैट्समैन गौतम गंभीर, उन्होंने भी क्योंकि सोशल सेक्टर में भी जुड़े रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहे, तो उन्होंने इस बात को रखा था कि आने वाले वक्त के अंदर सबसे बड़ी थ्रेट जो होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, और इसी के जरिए सबसे ज्यादा नौजवान डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटीज में जाएंगे। आप इस सेक्टर को बड़े करीब से देख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, बचने का क्या रास्ता हो सकता है जिससे काम भी हो और आराम भी हो? बचने का रास्ता ये है कि आप सब कुछ एआई के साथ शेयर ना करें। सबसे पहले तो ये आप रूल बना लें। आप अपने चैटबॉट से आप सब कुछ शेयर नहीं कर सकते, आप बिलीव नहीं कर सकते उसके पूरे आंसर पे, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, क्योंकि इसको कंफर्मेशन बायस बोलते हैं। कंफर्मेशन बायस मीन्स जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो उसी डायरेक्शन को लिंक करके एआई आपको आंसर देता है और आपको वो कन्विक्शन के साथ आंसर देता है और आपको लगता है आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। ओके, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस्ड। कंफर्मेशन बायस्ड एक ऐसी चीज है जो हम ऑलरेडी माइंड में, हमारे परसेप्शन में है कि ये ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे साथ वो 3-4 बार हो चुका है, राइट? जैसे हम अपने वाइफ के बारे में अगर देखें, मेरी वाइफ, जैसे कई हस्बैंड होते हैं कि एक होता है हियर करना, एक होता है लिसन करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। एक्सप्लेन इट प्लीज फॉर द व्यूअर्स। सुनना एक अलग चीज होती है और समझना एक अलग चीज होती है। तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें तो लिसन करना है, हमें उसको हमारे चिंतन में डालना होता है। पर यहाँ पे जो कपल है वो समझ रहे होंगे कि जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हम सिर्फ सुनते हैं, हम समझते कम हैं। इस वजह से वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होता है कि मेरी वाइफ ने बोल दिया कि ठीक है ये कर लेना, आते हुए ये कर लेना, आते हुए वो कर लेना। हमने सुना तो है पर हम अपने धुन में हैं, हम अपने, हाँ ये तो बोलती रहती है, ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहता है। तो वो जो कंफर्मेशन बायस वाला एंगल है जहाँ पे कि हाँ वुमेन बोलती रहती है और वुमेन के साइड कंफर्मेशन बायस है कि हाँ ठीक है ये भी बोलते रहते लाइक दैट, ठीक है, मैं इसको, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है, इसको बैलेंस करना चाहिए कि हम अगर लिसनिंग के साथ, चिंतन के साथ अगर हम किसी भी चीज को समझते हैं तो कंफर्मेशन बायस नहीं आएगा, और कंफर्मेशन बायस नहीं आएगा तो आप एआई के कंट्रोल में नहीं जाएंगे, एआई आपके कंट्रोल में रहेगा। अब यहां तक पहुंचने के लिए जो आपने बात कहा कि चिंतन,
और आपने शुरू में कहा था कि 4 तरीके की लाइफ होती है, उसमें एक स्पिरिचुअल लाइफ का आपने जिक्र किया और मैंने जिक्र किया था इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा टर्म इसी ही बात की तरफ इशारा था आपके लिए, तो इसको भी थोड़ा सा और क्लेरिफाई करें कि उस थ्रेट से निपटने के लिए, मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए स्पिरिचुअलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस कितना जरूरी है, और उसको डेवलप करने के लिए नौजवानों में और माशरे के अंदर किस तरीके की रिकमेंडेशंस आप करेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग्स आप देने की बात कहेंगे। बहुत अच्छा है ये पॉइंट, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। सो आज इमोशन एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी लाइफ को ड्राइव करती है। ओवरऑल आप अपने प्रोफेशन में कितने कामयाब है, ठीक है, पर अगर आपके इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप अंदर से तो खोखले हैं, राइट। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर हम एक मूवी देखते हैं तो कोई कॉमेडी सीन आया तो हम हंसते हैं, कोई इमोशनल सीन आया तो हमें रोना भी आता है, ट्रू, राइट। जबकि हम जानते हैं कि वो आर्टिफिशियल है, वो तो शूट हुआ है, वो तो स्क्रिप्टेड है, बट फिर भी हमारी फीलिंग कनेक्ट हो जाती है, राइट। एब्सोल्युटली। सेम एनिमल में भी होता है। एनिमल भी जो है वो भी इमोशनल होते हैं, उनको भी फीलिंग होती है, वो भी ये सब कुछ फील करते हैं। पर जब हमारा इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, सामने वाले के कंट्रोल में, अगर रास्ते पे चल रहे हैं आप और किसी ने आपको गलत शब्द बोल दिए, गाली दे दी, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। और ये जो रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। सामने वाले ने अगर हमें उकसाया तो हम एंग्री हो गए, सामने वाले ने अगर हमें दुखी किया तो हम दुखी हो गए। तो ये जो चीज है, जब तक आपने अपना रिमोट कंट्रोल सामने वाली दुनिया को देके रखा हुआ है तो आपके अंदर तो शांति कभी नहीं आने वाली, ठीक है। और आपके अंदर वो शांति नहीं है तो आप गलत डिसीजन लेंगे। जबकि आप एजुकेटेड है, आप मैच्योर्ड है, तब भी आप गलत डिसीजन लेंगे, और गलत डिसीजन ही आपसे वो चीजें करवाता है जो कि आप नहीं करना चाहते होते हैं, ठीक है, राइट। सो इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले, व्हाट आई बिलीव, ग्रैटिट्यूड इरेजेस ऑल नेगेटिविटी। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो आपकी हर नेगेटिविटी को इंस्टेंटली डिलीट करती है, इरेज करती है। जस्ट इमेजिन द ग्रेटफुलनेस कि आज अगर हमारे पास जो है वो कई लोगों के पास नहीं है। हमारे पास घर है, हमारे पास एक अच्छी बॉडी है, हमारे पास आप सुन पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं आप, तो ये इसका ग्रेटफुलनेस कहाँ है, शुक्रिया कहाँ है, वो तो हम भूल जा रहे हैं, राइट। तो ये हम छोटी छोटी चीजों को जब हम ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक्चुअली में हमारे भीतर जाने का मौका मिलेगा। और जब हम अपने भीतर डीप जाएंगे उतना ही हम अपने लाइफ में ऊपर जाएंगे और बढ़िया कर पाएंगे। सो मैं ये समझता हूं, मेरे लाइफ में मुझे जब भी प्रॉब्लम्स आई, मुझे जब भी चैलेंजेस फेस करने का मौका मिला, इतना आसान नहीं था मेरे लिए लाइफ में कुछ बनना, कुछ करना। मैंने जब मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया तो मुझे 1000 से ज्यादा लोगों ने रिजेक्ट किया एक ही महीने में। जब आपकी एक महीने में एक भी सेल नहीं होती है और आपके घर पे पैसे नहीं है, आप एक टाइम खाना नहीं खा रहे हो, मैं 8-10 महीने मैंने एक टाइम खाना खाया है। स्ट्रगल है ये छोटा सा, पर उस टाइम पे आप कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हो और आप सही डिसीजन ले पा रहे हो। मैं डिमोटिवेट होता था, ठीक है, कि 1000 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वो भी एक महीने में, और एक भी सेल नहीं हुई है। कहां से मोटिवेशन लेके आओगे आप? डिमोटिवेशन तो आएगा, पर मोटिवेशन आता है सेल्फ मोटिवेशन से। कैसे? मैंने सोचा कि 1000 लोगों ने ही तो मना किया है, हमारे देश की पॉपुलेशन तो 100 करोड़ के ऊपर है, मैं कितनी छोटी सोच के साथ बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, कोई भी बात हम सोचते हैं, कोई इमोशंस हम सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं या तो सबकॉन्शियस माइंड में होता है या टीचर्स की एजुकेशन के थ्रू हमारे पास आता है, कहीं ना कहीं गाए बगाए, और या फिर पेरेंट्स के जरिए ज़रूर मिलता है हमको। तो मेरा प्रश्न शुरू में वही था कि इस परेशानी से निपटने के लिए स्पिरिचुअलिटी और जो शुक्राने की आपने बात कही, ग्रेटिट्यूड की आपने बात कही, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कही, वो आज के नौजवानों के अंदर किस तरह से इंजेक्ट किया जाए, यही शब्द मैं यूज करूंगा कि किस तरह से इंजेक्ट किया जाए। और अगर स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए या एजुकेशनल इदारों की बात की जाए, तो वहाँ की फैकल्टीज को, ट्रेनर और टीचर्स को आप रिकमेंडेशन करेंगे कि उनका भी उनको भी सिखाया जाए और उनको भी ट्रेन किया जाए। तो ये मेरा सवाल है
तो इस पर आप थोड़ी सी और थोड़ी गहन रोशनी डाल दें। जी, आज के जो जेन जी है, मोस्टली यूथ, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, मोस्टली पर शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। उनको फटाफट पैसे चाहिए, उनको जल्दी अमीर बनना है, रातों रात। एंड रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। बट मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा कुछ सपना देख रहे हैं कि रातों रात आपको कामयाब होना है, तो आप इतना समझ लीजिए कि जितना रातों रात आप कामयाब बनेंगे ना, उतनी ही रातों रात आप नीचे भी आओगे। क्योंकि सक्सेस फेल्यूर के बगैर नहीं आती है। पेशेंस अगर आपके पास नहीं है और आप अगर फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप सीधा सोच रहे हो कि मैं फेल होऊंगा ही नहीं, मैं सीधा सक्सेसफुल बनूंगा, ये लॉटरी का टिकट नहीं है लाइफ का। जी जी जी, कि आपने खरीदा और आपकी लॉटरी लग गई और आपका हो गया। वो मेरे चेहरे पे इसलिए मुस्कान आ रही है कि जो आपने कहा ना कि बस इतना समझ लीजिए, तो किसी शायर ने लिखा है कि इतना समझ लीजिए कि ये आग का दरिया है और तैर कर जाना है। और उसके पहले की लाइन ये है कि ये इश्क नहीं आसा, ये इतना समझ लीजिए कि ये आग का दरिया है और तैर कर जाना है। वही कहानी आपकी बात में है कि आपने कहा इतना समझ लीजिए कि रातों रात अमीर नहीं बन सकते। इसी बात पे और एक मुहावरा मैं भी बोलता हूँ। सो मैंने लाइफ में एक मुहावरा सुना था एक स्पीकर से, और वो मेरे दिल पे आ गया और मुझे लगा ये सही है यार। हाँ। इसी को मैंने फॉलो किया। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या बात है। सो वो आग लगने का मौका ढूंढिए। आपके हालात ही आपकी आग है, और जब वो आग आप सही डायरेक्शन में उसको दिशा दे दो ना, तो वो आप बहुत लोगों का भला कर सकते हो और बहुत लोगों के साथ आप अपनी लाइफ बना सकते हो, अपनी कम्युनिटी बना सकते हो। पर उसके लिए जो कुछ चीजें हम बात कर रहे हैं आज की डेट में कि आज हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है या हमें एंजाइटी का शिकार नहीं हो रहा है, छोटे छोटे डिसीजन पे हम लोग गलत गलत स्टेप उठा लेते हैं। आज देखिए सुसाइड का रेट बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें हो रही है। ये सब कुछ उसी के अंडर आता है। ट्रू। और ये इसलिए आता है क्योंकि हम उस चीज को लेके ग्रेटफुल ही नहीं हो पा रहे जो है, और हम वो चीज को लेके बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ कि भगवान मुझे ये क्यों नहीं दिया, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसके पास वो है, जेलसी बढ़ गई है। तो ये सब इसलिए है जस्ट बिकॉज कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइफ जो हमारे पास ऑलरेडी है। हाँ, आपको ग्रो करना है, हर व्यक्ति को ग्रो करना है, हर लेवल पे ग्रो करना है। उसके लिए आपको अपना सेल्फ लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई से इन माय कम्युनिटी, इफ यू वांट टू डबल योर इनकम देन ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ लर्निंग। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कह दी है। और इसी को थोड़ा सा और बता दें कि जवानी के साथ जोड़ दीजिए। जो नौजवान होता है ना, उनके ही कंधों पर पुरानी जनरेशन का भी बोझ होता है, आने वाले मुस्तकबिल का भी भार उन्हीं के ऊपर होता है। तो कहते हैं ना कि जवानी जिंदाबाद। और जो चिंगारी की आपने बात की, चिंगारी जब कहीं से स्पार्क उठता है और पॉजिटिव रास्ते पर जाए तो वो शोले भी बनते हैं, और फिर इस पूरी दुनिया को हम बहुत खूबसूरत रहने के लिए बना भी सकते हैं। और जो आपका चला आ रहा है सफ़र, तो वो सफ़र इस कदर मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि पसीने से लथपथ होने के बाद जो खुशबू आती है वो आपकी बातों के अंदर झलक रही है कि किस तरह से आपने कामयाबियां हासिल की। और लाइफ कोचिंग जो आपका मेन प्रोफेशन है, और एआई के ऊपर जो आप कार्य कर रहे हैं, उस पर आपने एक किताब भी लिखी है। जो लीडर्स होते हैं उनकी 10 आदतें, 10 हैबिट्स ऑफ, पूरा रिसर्च करके ठीक है। तो जरा बताएं कि 10 आदतें क्या हैं, और लीडरशिप पे जरा बात हो कि क्योंकि हर क्षेत्र में लीडर की जरूरत होती है। बिल्कुल। और आपके में तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और बताएं जरा कि 10 हैबिट्स क्या हैं और लीडरशिप पर थोड़ी सी बात हो। इसको मैं कॉन्क्रीट वे में बताना चाहता हूँ बिकॉज हमारे पास समय कम है। लीडरशिप में ना 4 आईज को हमें फॉलो करना होता है। 4 आईज जिसमें फर्स्ट है इंक्लूसिवनेस, उसके बाद है इंस्पिरेशन, देन इनसाइट्स एंड इंटीग्रिटी। ये 4 आईज लीडरशिप में अगर है आपके पास तो आप किसी भी लेवल पे कुछ भी अचीव कर सकते हैं और आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इंक्लूसिवनेस पे बात करते हैं सबसे पहले। तो मैंने भी एक स्पीकर को सुना था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने हाथ से दूसरे हाथ को रब करिए एक बार।
तो हु इज दिस? दिस इज मी. करेक्ट. टेबल को रब करें. हु इज दिस? दिस इज टेबल. दिस इज नॉट यू, राइट? दिस इज नॉट अस, राइट? ये कैसे पता चला हमें कि ये हम नहीं हैं और ये हम हैं? While touching. यस. सेंसेशन. Yes. सेंसेशन से पता चला कि हाँ, मेरा सेंस कहता है दिस इज मी. Yeah. यहां पे जब सेंस आ रहा है दिस इज नॉट मी. Correct. पर क्या आप जो है वो पहले आप थे? लीडरशिप का फर्स्ट आई हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इंक्लूसिवनेस. Inclusiveness. राइट. तो इंक्लूसिवनेस में क्या आता है? मेरे बाउंड्री के सेंसेशन पे जो बाउंड्रीज है, मेरे सेंस की जो बाउंड्रीज है, वो मेरा इंक्लूसिवनेस है, बॉडी का पार्ट है. ठीक है. राइट. पर ये जो हाथ है ये मेरा पहले नहीं था और हम इंक्लूसिवनेस पे आ गए. अगर मैं मेरे बाउंड्रीज की सेंसेशन की बाउंड्रीज अगर इस पूरे स्टूडियो को सोच लूं कि मेरी सेंस की जो बाउंड्री है ये पूरा स्टूडियो है, तो क्या मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इसको हार्म करना है, नहीं हार्म करना है? ये छोटी उंगली मेरे सेंस में आती है, तो क्या मैं इस उंगली को हार्म करूंगा? नहीं कर पाएंगे. मैं इसको सपोर्ट करूंगा. Yes. मैं इसको बेहतर करने के लिए कुछ भी करूंगा. Yes. बिकॉज ये मेरे बाउंड्रीज के सेंसेशन में आती है. Yes. जिस दिन आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी और आपकी कंट्री आपके बाउंड्री के सेंसेशन में आ जाती है, आपको ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Very well और said. दूसरा कि ये कोई लीडरशिप लॉजिकली नहीं सिखाया जा सकता. कोई किताब नहीं है लीडरशिप की. ये नेचुरल लीडरशिप होनी चाहिए आपके अंदर जो इंक्लूसिवनेस से आती है. क्या बात है. सो जिस दिन जब मैं एआई लीडरशिप की भी बात कर रहा हूं, आज की जो एआई के अंदर लीडरशिप है उसके अंदर इंक्लूसिवनेस की बहुत कमी है. बहुत ज्यादा कमी है. मैं किसी भी बिजनेस ओनर को अगर देखता हूं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इथिकल एआई को सपोर्ट करें और अपने किसी भी बिजनेस में इथिक्स को बहुत ज्यादा अहमियत दे आज की डेट में, क्योंकि हम इतने पागल हो चुके हैं पैसे कमाने को लेके, मोनेटाइजेशन को लेके, कि हम सही गलत नहीं देख रहे. इंक्लूसिवनेस तो बहुत दूर की बात है, हम सेल्फिशनेस पे आ चुके हैं. जब आपका सेल्फिशनेस सेल्फलेसनेस में कन्वर्ट होता है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको हेल्प मिलेगा. मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑलवेज, राइट? बट अगर आप एक बार कामयाब होना चाहते हैं और उस कामयाबी को छू के नीचे आना चाहते हैं, आप कैसे भी करो हो जाएगा, गलत सही ठीक है. पर अगर आप उस ऊपर पहुंचने के बाद उसको मेंटेन करना चाहते हैं, उसको परमानेंट फील करना चाहते हैं, तो आपको वैल्यूज और कल्चर से अपने रूट को बनाना पड़ेगा, वरना आप मौत को छू के टक से वापस आ जाएंगे. अगली हैबिट पे जल्दी जल्दी से 10 हैबिट्स मुझे बता दें. This is not the habit, this is a concrete you can say outcome of that book. Absolutely. So inclusiveness is the first thing जो हमारे अंदर होनी चाहिए. Secondly, inspiration. If you don't inspire your team, then your team will expire. बहुत खूब, बड़ी बेहतरीन बात कर रहे हैं. सो इंस्पिरेशन तब आता है जब आपका कमिटमेंट आपके खुद के सेल्फिशनेस से बड़ा हो जाता है कम्युनिटी के लिए. इंस्पिरेशन मीन्स रिस्क, इंस्पिरेशन मीन्स एडवेंचर. वेयर देयर इज नो एडवेंचर आप इंस्पायर नहीं कर पाएंगे. वेयर देयर इज नो रिस्क आप इंस्पिरेशन के दौर पे नहीं जा पाएंगे, रास्ते पे नहीं जा पाएंगे. बॉक्स टू बॉक्स लाइफ जीने वाले कभी इंस्पायर नहीं करते हैं. बॉक्स टू बॉक्स लाइफ आप समझते होंगे. Absolutely. Yeah, I got it. So, मैं उनकी नेगेटिविटी नहीं कर रहा हूं, पर अगर आप इंस्पायर्ड करना चाहते हो किसी को, तो आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा जहां पे कोई नहीं चला है. That's your USP, right? कि जो हर व्यक्ति में जो बात होती है, आप में जो बात है वो मेरे में तो नहीं है ना, पर मेरे में जो बात है वो आप में भी तो नहीं है. True. और मेरे में जो बात है वो शायद कैमरामैन में नहीं है, पर कैमरामैन में जो बात है वो मेरे में नहीं है. सही बात. पर हर किसी ने किसी में कोई बात है ना. जिस दिन वो बात का पता लगा लेंगे, जिस दिन वो राज का पता लगा लेंगे, जैसे हम है ना कहते पागल बोलते हैं हम जी. तो कामयाब लोग बोलते हैं जिस दिन आपको लोगों ने पागल बोल दिया ना, उस दिन समझ जाना आप कामयाब हो गए. इसका मतलब क्यों ऐसा बोलते हैं? पा प्लस गर्ल इज इक्वल टू पागल. और गर्ल का मतलब पंजाबी में होता है बात. तो पंजाबी में बोलते हैं बात, गर्ल मतलब. इसका अर्थ ही निकला, अर्थात जिस व्यक्ति को उस बात का पता लग गया, जिस व्यक्ति ने उस बात को पा लिया, उस राज को पा लिया, जिसको उस राज का पता चल गया, उसको पागल बोलते हैं. और इतिहास तो पागल लोगों ने ही बनाया है, क्योंकि समझदार तो उसको पढ़ते हैं. और ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी काम अब तक नहीं हुआ है इस जमीन पर, इस धरती पर, वो कल हो सकता है, इसकी संभावना है.
जितना कुछ हो चुका है उसके अपार्ट ऑफ कोई भी कार्य जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल जो कि नामुमकिन है लेकिन हो सकता है वो 100% हो सकता ये रूहानियत में बिल्कुल बड़ी ठोक बजाकर इस बात को कहा जाता है। रूहानियत मीन्स अध्यात्म। है। जी 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 जी। एवरी क्रिएशन कम्स विद सम डिस्ट्रक्शंस, देयर इज नो क्रिएशन विदाउट डिस्ट्रक्शन। ताजमहल बना तो पहले कुछ डिस्ट्रक्ट हुआ, उसके बाद कुछ बना। ऐसे ही कोई भी क्रिएशन, इनोवेशन कुछ डिस्ट्रक्शंस के बाद ही क्रिएट होता है, बट उसको एक रूल में फिट करना बहुत जरूरी है सोसाइटी को ठीक रखने के लिए। सो आफ्टर दैट इंटीग्रिटी, अखंडता होनी चाहिए। आप अपने खुद को लेके अगर आपके पास वो इंटीग्रिटी नहीं है तो नहीं हो पाएगा। एंड इनसाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, आप मुझे अभी देख रहे हैं, राइट? आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? यस आई कैन। मैं कहाँ हूँ? यू आर हियर, जस्ट अलाउ मी। बट अगर इसको स्टोरी के रूप में देखें, मेरे सामने लाइट का रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन आपके रेटिना में है। यस, डिफाइन कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप अपने अंदर ही मुझे देख रहे हैं। जी 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 जी, ट्रू 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 ट्रू। तो हमने इस दुनिया में जितना भी कुछ फील किया है वो बाहर कभी फील ही नहीं किया है। हमने सब कुछ अंदर ही फील किया है। और जिस दिन ये हमें समझ में आ जाती है बात, लीडरशिप नेचुरल हो जाएगी। आप नेचुरल लीडर बन जाएंगे। वरना डेफिनेशन तो बहुत सारी है। राहत इंदौरी साहब का नाम सुना है आपने? हाँ जी। हाँ, उनका एक शेर है कि ये किसने दस्तक दी दिल पे मेरे, ये किसने दस्तक दी दिल पे मेरे, कौन है? बाहर तो तुम हो, अंदर कौन है? अरे वाह सुपर जी। when you are authentic about your inauthenticity, ट्रू, that's the true gentleman you can say। आप अगर अपने inauthenticity को लेके भी अगर ऑथेंटिक हो गए ना, तो आप ट्रांसपेरेंट हो, आप खुली किताब हो, क्या कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। तो उस टाइम पे जब आप परेशान ही नहीं होगे आपके हेटर्स से, तो आपका फोकस होगा ग्रोथ पे। एब्सोल्युटली। सो यू मस्ट बी ऑथेंटिक अबाउट योर इनऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट हैबिट। नेक्स्ट हैबिट, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है शो के लिए भी, और आपको भी फ्लाइट पकड़नी है। यस यस। सो थोड़ा तेजी में हम जाएंगे और फिर कुछ और सवाल हैं आपसे जुड़े हुए। I covered You covered all also, the हाँ? four, yeah, I covered all. अच्छा ठीक है। थोड़ा सा फिर आपकी जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी उसी तरफ पहुँचते हैं। 16 साल की उम्र, और कहते हैं कि कई बार तजुर्बा 16 साल के बच्चे को नहीं होता, ये मेरे वालिद बोलते हैं। अच्छा। कि कई बार जो तजुर्बा होता है वो 16 साल के बच्चे को नहीं होता, लेकिन बच्चे को होता है, 60 साल के बुजुर्ग को नहीं होता। तो आपकी जर्नी 16 साल से शुरू होती है, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, खूब निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले, ये बात भी है। तो बहुत सारी ख्वाहिशें भी होती हैं उस उम्र के ऊपर। टीन एज से निकलता हुआ एक व्यक्ति आ रहा है, सोचेगा कि बड़े रंग होते हैं दुनिया के, वो सारे रंग देखना चाहता है, लेकिन आपने धारा पकड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की, बहुत सारे ख्वाहिशें आपने दबाई। उन ख्वाहिशों को दबाया तो सही आपने, लेकिन हासिल आखिर क्या किया, उस पर भी जरा रोशनी डालें। हासिल क्या किया? प्यार हासिल किया अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने कम्युनिटी से। मेरी आज 4 कंपनियां हैं वैसे, और वी आर ऑन अ मिशन टू लॉन्च 1 लाख AI स्टार्टअप फाउंडर्स इन इंडिया टिल 2030, एंड वी आर बिल्डिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट इथिकल AI कम्युनिटी ऑलरेडी। सो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम राइट नाउ 36, एंड सबसे पहले मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जब आप अपनी बिजनेस की शुरुआत करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करते हैं, तो स्टार्टिंग में तुरंत सक्सेस नहीं मिलती। जैसे 16 साल में मैंने जब शुरू किया था, तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि अभी तो पढ़ाई करने का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है, आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हो, बिजनेस क्यों करना चाह रहे हो, लाइक दैट। तो ठीक है, बट एट द एज ऑफ 23 जब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है अपने कॉलेज फ्रेंड्स का, तो मैंने कहा चलो सिंगापुर चलते हैं, चलो पेरिस चलते हैं, तो अब वो लोग के इमोजीज आते हैं। सो तो आप जाते हैं जब ये बात होती है? हाँ, मैंने कई सारे कंट्रीज में ट्रैवल किया है, मैंने कई सारे जगह पे मेरे इवेंट्स हुए हैं। इंडिया के मोस्टली सभी स्टेडियम और ऑडिटोरियम में मैंने इवेंट्स करे हैं। मैंने करीब 3000 से ज़्यादा इवेंट्स करे हैं। सेमिनार की बात कर रहा हूँ, नॉट वेबिनार। जी जी जी। देन मैंने मेरा पहला घर मेरे मॉम को गिफ्ट किया था 23 साल की उम्र में, सूरत में। उसके बाद मैंने मेरे वाइफ को गिफ्ट किया बंगलो 30 साल की उम्र में, क्योंकि पहला प्यार मॉम है। तो पहले उनका काम करो, देन शादी हुई, एंड देन वाइफ को गिफ्ट किया। तो मल्टीपल, ऑब्वियसली ये सब अचीवमेंट्स आपकी हो ही जाती है
बैंक बैलेंस हो, घर गाड़ी हो, ये सब कुछ हो, हम्म, बट ये सब कुछ तब होगा जब आपका फोकस कम्युनिटी बिल्ड करने पे है, ना कि सिर्फ पैसा कमाने पे। हम्म। अच्छा, जब आप सफ़र करते हैं, सैर करते हैं, उससे भी बड़ी वास्ट लर्निंग आपके अंदर होती है, बड़ी तेज़ी के साथ आप सीखते हैं। और उस पर भी कहा गया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और आप बाकायदा खट्टे खट्टे नौजवान हौसलों की उड़ान के अंदर आए, ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। और इस कामयाबी को तो हमारे नाज़रीन देख ही रहे हैं कि आप इतने बड़े अचीवर हैं हिंदुस्तान के, और हौसलों की उड़ान में तशरीफ लेकर आए हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको सम्मानित किया गया आपकी अचीवमेंट्स के लिए। मैं यूनाइटेड नेशंस का जिक्र कर रहा हूँ, और वहाँ की ऑब्जर्वर कमेटी ने भी आपको सम्मानित किया। तो थोड़ा उस तरफ चल के थोड़ा सा वहाँ पर भी आप नज़र कर दें कि क्या वाकयात हुए, किस तरह से सम्मान मिला, और क्या कुछ हासिल किया आपने यूएनओ के जरिए। मुझे वहाँ पे पैनल डिस्कशन के लिए इनवाइट किया गया था, और ऑब्वियसली रिकॉग्निशन के लिए, और एआई इनोवेशन और एआई रिसर्च के ऊपर हमारे टॉक्स थे फॉर द वर्ल्ड लेवल, कि ग्लोबल लेवल पे हमें इसको किस दिशा में लेके जाना चाहिए। पिछले साल ही 1000 एआई रिसर्चर्स ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है, जिसपे एआई डेवलपमेंट के लिए 6 महीने की रोक की बात करी गई है, कि इसको एक एटलीस्ट 6 महीने के लिए रोका जाए, एटलीस्ट हम एक डाइजेस्ट करें पहले इतना फास्ट, और वो सही गलत समझ नहीं आया। तो उस टॉपिक पे बात थी कि कैसे इसको और बिजनेस से इंटीग्रेट कर सकते हैं, एमएसएमई इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे 5x 10x किया जा सकता है। आज की डेट में कोई भी बच्चा कुछ भी कर रहा हो, अगर वो एआई स्किल अपने अंदर लेके आ जाता है, एआई स्पेशलिस्ट बन जाता है, जिसका प्रोग्राम भी हमारा बहुत बड़े लेवल पे हम सोशली चला रहे हैं claimskill.ai के माध्यम से, तो वहां पे हमने वो सब चीजों पे डिस्कस किया। कई सारे एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स थे वहाँ पे यूएन के ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन में। सो हमने एमएसएमई को ग्रो करने के लिए, और इंडिया एआई को कैसे लीड कर सकता है वर्ल्ड लेवल पे, इस पे हमारी बहुत सारी बात हुई थी, जिसमें आज की डेट में अचीवमेंट की बात यह है हमारे इंडिया की, कि हम इंडिया 7वें नंबर पे था एआई स्किल के मामले में इन 2024 की बात कर रहा हूं मैं, बट राइट नाउ इंडिया एआई स्किल के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। रीजन बीइंग यहाँ पे लोग ग्रैब तुरंत जल्दी करते हैं, रीजन तो हमारे ब्लड में है। ये भी हमने देखा जब कंप्यूटर का उदय हुआ। यस, ठीक है। और बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ हाँ, बिल्कुल, और लीड कर गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर एवरीवेयर। सो यही रीजन है, यही रीजन है। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड की जो टॉप एमएनसी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड को ड्राइव कर रही है, उसके 40% जो टॉप पोजीशन पे इंडियंस है। 40%, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। सीईओ की पोजीशन हो या डायरेक्टर की पोजीशन हो, या उस लेवल पे इंडियंस है आज। तो वी हैव दैट कैपेबिलिटी, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी लेट आती है। जैसे और भी जो अपॉर्चुनिटीज है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जल्दी आती है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट तो लोग वहां पे मूव कर जाते हैं। पर आज जो डेवलपमेंट और जिस तरह से हम साइकोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं और एआई में लीड करने की बात हम कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम लीड कर रहे हैं। इंडिया 3rd नंबर पे है एआई फाउंडर्स के मामले में, एआई स्टार्टअप्स के मामले में। नंबर 1 पे यूएसए, ऑब्वियसली चाइना, एंड देन इंडिया। सो वी आर डूइंग गुड, बट हमें इथिकल एआई को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे तो वो पूरी दुनिया में एक ही कंट्री है जो कर पाएगी, वो है इंडिया। परफेक्ट। बिकॉज हमारे कल्चर हमारे रूट में है। सो हमें इसको लीड करना चाहिए। और मैं सबको मैं खुली मैं आह्वान करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े इथिकल एआई कम्युनिटी को ज्वाइन करें, उसको सपोर्ट करें, जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन को हम बेहतर रख पाए और इस दुनिया को हम बेहतर रख पाए। बिल्कुल, आप जैसे लीडर्स अगर दावत दे रहे हैं तो जाहिर है कि बहुत लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके जो ख्वाब हैं, सपने हैं, वो भी कामयाब होंगे। आगे के फ्यूचर प्लान्स कहाँ देखते हैं अपने आप को यहाँ से, और क्या कुछ और हासिल करना चाहते हैं ओवरऑल, लाइक कलेक्टिव, बीइंग अ individual, being a leader, being a businessman, life coach, being a friend, being a husband, being a son, everywhere, being a father as well. So overall अगर आप कहेंगे कि आगे कैसे देखते हैं, ऑब्वियसली जिस मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं। हम
1 लाख AI स्टार्टअप फाउंडर्स को लॉन्च करना चाहते हैं, जिससे कई सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगी और एंटरप्रेन्योरशिप हमारे ब्लड में आएगी, एजुकेशन सिस्टम में रिवोल्यूशन आएगा उससे, और जो मानसिकता है, जो परसेप्शन है लोगों के, वो हम बदल पाएंगे, क्योंकि वो बहुत मजबूत हो चुके हैं नेगेटिव साइड, उसको हमें ठीक करना है जी। और एज अ कंपनी वी आर ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड, यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल होने के लिए ये तैयार, एंड पाइपलाइन में काम चल रहा है। और मैं यही कहूँगा, जो भी लोग AI में लीड करना चाहते हैं और AI में बढ़िया करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, आपका स्वागत है हमारे कम्युनिटी में। चलिए, अब थोड़ा सा ये भी बता दें कि जो शुरुआत हुई थी तो आपके पेरेंट्स के ज़रिए हुई। मैं चाहूँगा कि आप उनके नाम भी ले दें और आपकी जो वाइफ है उनका भी नाम ले दें, बच्ची का भी नाम ले दें, क्योंकि ये हमारी रवायत है कि इस शो के अंदर हम मानते हैं कि फैमिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस और उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, इस मंच से भी उनको इज्जत मिलनी चाहिए। तो बताएं उनके बच्चे। मेरे फादर प्रकाश चंद्र जैन एंड माय मॉम निर्मला जैन, इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो आपको सिखाई जाती है और आप इम्प्लीमेंट करते हैं बचपन में ना, आप अपने पेरेंट्स को सुनते नहीं हैं, पर जब आप बड़े होते हैं ना तो आपको रियलाइज होता है कि यार वो सही कह रहे थे। और ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। और आज वो रियलाइजेशन है कि अगर मैं उस टाइम पे सुनता तो शायद मैं और अच्छा कर पाता, और बढ़िया कर पाता। सो ऑब्वियसली इसलिए होता है कि जब आप खुद पेरेंट की भूमिका के अंदर आते हैं तब आपको पता लगता है कि आखिर माजरा क्या था। या बिल्कुल, मेरी 3 साल की बेटी है राही जैन एंड माय वाइफ शेफाली जैन, सो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। माय ब्रदर ऑल्सो, यंगर ब्रदर, वो मेरे साथ में है, दीपक जैन जी, एंड उनकी वाइफ श्रेया जैन जी। सो हम साथ में ही रहते हैं। ये भी बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि इस टाइम पे 2026 में आप पूरी फैमिली के साथ यूनाइटेड रहते हैं, और ये इंडिया में पॉसिबल है। बहुत खूब, बड़ी जबरदस्त कहानी आपकी, बड़ी इंस्पायरिंग कहानी। इंस्पायर तो आप करते ही हैं, माशरे को, नौजवानों को सिखाते हैं, लेकिन आपकी खुद की जो कहानी है, खुद का जो सफर है, वो बहुत खूब है। और उस पर कुछ यूं कहा जा सकता है कि रुक सके ना झुक सके जो इस तरह से उस गगन को, रुक सके ना झुक सके जो इस तरह से उस गगन को, मंजिलों को पा सके जो, गांव क्या ये शहर क्या है, ये देश की पहचान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। एक और मैं नाम लेना चाहूँगा, हौसलों की उड़ान है। मेरी एल्डर सिस्टर, जिनकी वजह से, वो अगर हेल्प नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता लाइफ में। सो दिव्या जैन जी, तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ कर पाऊँ लाइफ में। अशरफुल मखलूक़ात के बाद जो औरतें होती हैं हमारी ज़िंदगी में किसी भी रूप में हो, चाहे बहन हो, माँ हो, बेटी हो, वाइफ हो, दोस्त हो, तो उनको मुझे लगता है कि वो भी एक श्रेष्ठ रचनाओं के अंदर आती हैं ईश्वर की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हौसलों की उड़ान के अंदर तशरीफ लाने के लिए और इतनी शानदार गुफ्तगू के लिए। हौसलों की उड़ान की पूरी टीम आपको भविष्य के लिए बहुत सारी मुबारकबाद देती है, शुभकामनाएं देती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग इन हौसलों की उड़ान राशिद। थैंक यू सो मच। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। हौसलों की उड़ान के आज के इस शो में बस इतना ही। अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात, लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आप हौसलों की उड़ान को और डीडी उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी। चाहें तो आप हमें ट्वीट भी करें। तो रखें अपना खूब ख्याल, खास ख्याल। फिर होगी मुलाकात। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।